ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, so actually ionic bond is nothing but electrostatic force of attraction between two ions. okay, दो आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, विच बाइंड देम टुगेदर, जो उनको एक साथ बांध करके रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो वी कैन डिफाइन आयनिक बॉन्ड लाइक दिस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ऑफ electrostatic force of attraction between two opposite charged ions which bind them together is called ionic bond. Just a minute. Yes, just a minute बेटा, एक सेकेंड। सो आई वाज सेइंग, ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड की। सो आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, तो एक्चुअली बनते कैसे हैं ये भी चीज समझ लेते हैं हम। एक्चुअली आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। वन एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वन एलिमेंट विच इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड्स बनते हैं। और बनते कैसे वो हम देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान रखें, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is formed between metals and non-metals. Okay, जनरली मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, दे आर जनरली आयनिक बॉन्ड। उसका भी रीजन है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, okay, and non-metals are electronegative. And if you compare the electronegativity, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं, तो हम ये कह रहे हैं एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ difference in their electronegativity. तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि दो एलिमेंट in which there is a lot of difference between their electronegativity, there is a large difference between their electronegativity, so such type of element form ionic bond. तो इस तरह के एलिमेंट जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? और ऐसे कंपाउंड्स को आप आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो लेट्स सी कैसे बनेगा। सपोज वी हैव एलिमेंट ए, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सपोज एलिमेंट ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। सो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will release electron. Suppose it release n number of electron को रिलीज करता है, and it will get n plus ion charge, ठीक है, n plus charge ये गेन कर लेगा। And again we have suppose element B which is electropositive. This is electropositive element, and this electropositive element what will it do? ये क्या करेगा? सॉरी, उल्टा ज्ञापन है। दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो थोड़ा करेक्ट करें, ठीक है। A is electropositive element, so it will release n number of electron and change into positive ion. And B is electronegative element, इसको नेगेटिव कर लें। This is electronegative element, and after gaining this n number of electron which is released by A, इसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके it will suppose change into B n माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड आफ्टर
after formation of positive and negative ion, they will attract towards each other, n plus, an plus and bn minus. Okay, so these two elements are electropositive and electronegative ion की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए हैं. नाउ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, और क्योंकि ये जो आपके पास एलिमेंट्स है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, सो दे आर इलेक्ट्रोवेलेंट. ठीक है, ये इलेक्ट्रोवेलेंट एलिमेंट्स हो गए आपके पास में. और इसके अलावा ये जो बॉन्ड है, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ध्यान रखें, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इन बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. और इस तरह के कंपाउंड, ऑल सच टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड, आयनिक बॉन्ड इज फाउंड, आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड को आप आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, लेट्स हैव एग्जाम्पल ऑफ इट. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, है ना. ओके, ठीक है, वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसका वीडियो भी आपका अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर, वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. अच्छा, वन मोर इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेल यू. एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं मैं आपको. एज यू ऑल नो दैट कि मैंने एक बेटा चैनल बना रखा है यूट्यूब, और एक्चुअली उसमें मैंने एक चीज और ऐड की है स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली. इट इज नॉट फॉर ऑफिशियल पर्पस, ये मैं अपनी पर्सनल मतलब आपसे भी शेयर कर रहा हूँ. उसमें मैंने क्या कुछ क्विज फॉर्म किए हैं हर चैप्टर के. जैसे जितने भी अपने चैप्टर्स हो गए हैं, मैं सब उन चैप्टर्स के क्विजेस जो है वहां पर आपको उस पर अपलोड कर रहा हूँ. तो कोई भी स्टूडेंट जो उसके क्विजेस सॉल्व करना चाहे, जैसे उसमें 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के आपको एक क्विज मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा, वो माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल पे मिलेगा. तो वहां पर उस लिंक को आप जैसे मतलब पहले तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे आपको क्विज लिखा हुआ मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा. लिंक जैसे ही ओपन करेंगे क्विज मिल जाएंगे. तो आप जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उन चैप्टर से रिलेटेड क्विज आपको वहां मिल जाएंगे. तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको मार्क्स भी तुरंत पता चल जाएंगे. उसमें वो ओपन किया हुआ है, तो उसको अटेम्प्ट जरूर करें. मेरा एक सजेशन है ये आपके लिए कि उसको जरूर अटेम्प्ट करें. आज से अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, तो आज आपको उसमें मतलब 1-2 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है 12th के भी है, बायोलॉजी के 11th के भी है, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन देखना आप जरूर. ठीक है, चलिए, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है. बाकी अपन जो स्कूल लेवल पर टेस्ट ले रहे हैं वो तो है ही है, वो तो आपको देना है ही. ठीक है, लेकिन वहां आपको क्या ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे. अब जो आपकी वीकली टेस्ट है उसमें थोड़े क्वेश्चन जैसे 5 क्वेश्चन ही आते हैं केमिस्ट्री के. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं कम से कम. तो वीक में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करें आप ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि अच्छी तैयारी हो सके. तो उसके लिए फिर मैंने वो एक फॉर्मेट तैयार किया है, वो आपको आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड. सपोज हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, एक्चुअली ये चीजें हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें वो 10th वाली चीज ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ. फिर मैं सीधे थोड़ा आगे आ जाऊंगा टॉपिक पर. एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का, बिकॉज आप समझ जाएंगे इससे. सो वी नो दैट हियर वी हैव मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 282, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. आउटरमोस्ट शेल में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन. सो आफ्टर रिलीजिंग 2 electron, it will change into Mg2 plus. Mg2 plus में convert हो जाएगा. And another non-metal we have is Cl. And in Cl, if we see the electronic configuration, it has 2, 8 and 7. That means it requires one more electron to complete its octet. After gaining 1 electron, it will change into Cl negative ion. ठीक है, इसमें convert हो गया. तो इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं. सपोज वी हैव मैग्नीशियम, और जैसा मैंने कहा मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी शोन लाइक दिस.
एंड वी हैव 2 क्लोरीन, हमारे पास 2 Cl है यहाँ पर MgCl2 में, ईच क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, एंड क्लोरीन रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। So what will happen? Magnesium will release 1 electron to this chlorine and 1 electron to this chlorine. इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। Then magnesium will change into Mg, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg2+ में, पॉजिटिव आयन बनाएगा। और जो Cl है, we have 2 Cl, और लेकिन दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, then they will change into नेगेटिव आयन, so they will form Cl नेगेटिव, और इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे and it will change into Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ 2 लगा सकता हूं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में वी हैव 2 Cl, ठीक है, 2 Cl नेगेटिव आयन हो गए। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगी, दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और आयनिक बॉन्ड, उसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और कंपाउंड विल बी कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे AlCl3 की फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, ठीक है, NaCl की फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर पॉसिबल है जो इसके बनाए जा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अपन आगे आते हैं और हम बात करते हैं कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, फैक्टर्स फेवरिंग आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड को फेवर करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, ठीक है, फैक्टर नंबर 1 क्या हो सकता है? देखो, फैक्टर नंबर 1 होता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल है, उनमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और उतना ही मतलब वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर हमारे पास हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर ये डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर ये बढ़ गया, ठीक है, जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखना, सो उतना ही ज्यादा आपके पास में आयनिक करेक्टर ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का आयनिक करेक्टर जो है वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें ये चेक करना है कि जैसे 2 एलिमेंट्स है, उनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसमें है, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा है, तो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन डिफरेंस चेक करते हैं तो उससे हम बता सकते हैं कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होंगे या इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड जो है, सेकंड फैक्टर नंबर 2 इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ध्यान रखना, दैट मींस दैट मेटल कैन इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन, तो वो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना इजीली पॉजिटिव आयन बनाएगा और उतना ही ज्यादा वो आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। सो यहां पर ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है मेटल की वो इंक्रीज होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नेचर होगा वो भी कॉन्स्टेंटली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वी हैव डिस्कस्ड इन पीरियोडिक टेबल चैप्टर, एक्चुअली इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। अगर अच्छा हाई कर दिया क्या अपन ने, लो करो सभी, लो, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर जितनी लो होगी, लो से मेरा मतलब है कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो जितनी कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और फिर पॉजिटिव आयन बनाएगा, दैट मींस वो इजीली आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन
कर सकता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इस चीज को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है हमारे पास में जो इस चीज को इफेक्ट करता है, ओके, दैट इज, दो फैक्टर हो गए हमारे, एक सेकेंड है ना, वी आर सीइंग द थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी देखेंगे आप, नॉन मेटल की। तो आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, अगर कोई आपके पास नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा है। अभी तो आप ये समझें, बाकी हम ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय उसकी एनर्जी में जो चेंज होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और इसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो फिलहाल हम ये ध्यान रखें कि यहां पर आप नेगेटिव वैल्यू और लिख सकते हैं ना, हम यह नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल अगर बढ़ती है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना उसमें नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। और जितना ज्यादा वो नेगेटिव आयन बनाएगा डेफिनेटली उतना ही उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी, और नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी बढ़ी तो डेफिनेटली आयनिक नेचर जो है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो नेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाने की जो उसकी टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से फेवर करती है आयनिक बॉन्ड बनाने को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से फेवर करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेटल की कम होनी चाहिए और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हम अगर बात करते हैं NaCl की, तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। अब इजिली ये आयनिक कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि अगर मैं यहां मेटल की बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत कम है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। लेकिन अगर मैं Cl की बात करूं, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की कौन सी एनर्जी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की ज्यादा है। इसलिए दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो फेवर कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने को फेवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई NaCl फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इसलिए NaCl जो है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद एक फैक्टर और आता है जिसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, फर्स्ट फैक्टर हटा रहा हूं मैं यहां पर। ओके, इसको और समझे, लैटिस एंथैल्पी। अब ये लैटिस एंथैल्पी क्या चीज है, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, और ये कैसे फेवर करती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को, इस चीज को भी समझते हैं। देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या है कि व्हेनेवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो उस समय जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी लैटिस एंथैल्पी। एनर्जी चेंज जो है उसी को लैटिस, एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले इसका मतलब भी पता होना जरूरी है। तो यू कैन से कि एनर्जी चेंज when 1 mole of ionic compound formed by gaseous पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से अगर आपके पास में 1 मोल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। आप इसको ये समझ सकते हैं जैसे Na प्लस, ओके, गैसियस फॉर्म में लिया मैंने,
Cl minus, it is also in gaseous form and they form NaCl, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में इन्होंने फॉर्मेशन, पहले तो गैसियस फॉर्म में बनाएंगे फिर सॉलिड फॉर्म बाद में आएगा, इसकी फॉर्मेशन कर दी। अब यहां पर क्या होगा कि कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी इसने रिलीज की है उस एनर्जी को रिलीज करने से इसकी एंथैल्पी, इसकी एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। और इसमें जो चेंज हुआ है एनर्जी में उसको अपन डेल एच, ठीक है, लैटिस से शो करते हैं। जितनी एनर्जी ये निकली है कम हो गई टोटल एनर्जी में से, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी। और इस प्रोसेस में लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि आप देखिए एनर्जी जब रिलीज होती है कंपाउंड में से तो आप इस चेंज इन एनर्जी को माइनस में लिख देते हैं। एच जो है उसको एंथैल्पी कहते हैं, ध्यान रखना। जो आप जब आप थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छी तरह क्लियर समझ पाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि बेटा जो एंथैल्पी होता है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी है इज कॉल्ड एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पर, अभी अपने चारों तरफ प्रेशर कांस्टेंट है, 1 atm प्रेशर है, इस कांस्टेंट प्रेशर पर जब ये दो आयंस कंबाइन हो रहे हैं आपस में, कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी चेंज हुई है दैट इज कॉल्ड डेल एच लैटिस। इसको हम लैटिस एंथैल्पी कह रहे हैं एंड इट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग, ये एनर्जी कम हो रही है। तो अब हम बात कर रहे थे कि लैटिस एंथैल्पी कैसे आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा इस बात पर डिपेंड करती है कि इस बॉन्ड के बनते समय कितनी एनर्जी रिलीज हुई। जितनी एनर्जी बॉन्ड के बनते समय रिलीज हुई है दैट मीन्स वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बॉन्ड विल बी रिक्वायर्ड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इट हैज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ना चाहें तो वापस उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए जितनी एनर्जी उसने बॉन्ड बनाते समय रिलीज की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी भी बोल देते हैं, एनर्जी भी कह देते हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना। तो लैटिस एंथैल्पी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो ध्यान रखना स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो उस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ध्यान रखें लैटिस एंथैल्पी भी एक ऐसा फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में काफी हेल्पफुल होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाई होती है उनके फॉर्मेशन, उनका फॉर्मेशन होना बहुत ईजी होता है, इजिली बनते हैं वो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो चीजें और है, दैट इज साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन का साइज। एंड सेकंड इसके साथ ही बता देता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर भी ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड बनाने में काफी हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए मैं साइज ऑफ पॉजिटिव आयन को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव आयन का साइज में छोटा कर रहा हूं, तो उसके ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपके पास दो, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर कुछ कंपाउंड लेते हैं जिनके साइज जो है हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। नहीं वैसे तो ये चलो ये लेते हैं, सपोज वी हैव, जो एक से ज्यादा आयन बनाता है, सपोज वी हैव Fe2+ एंड Fe3+, ठीक है, सपोज वी हैव दीज टू कंपाउंड, टू आयन। सो इसमें छोटा साइज किसका होना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे, विच आयन शुड हैव द स्मॉलर साइज, Fe2+ और Fe3+, विच शुड हैव अ Fe2+ according to you? Actually according to me the size of Fe3+ should be smaller. Fe3+ का साइज छोटा होना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप देखें इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है, तो 26 में इसमें प्रोटॉन है, दैट मीन्स 26 प्रोटॉन, बट 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रिलीज कर दिए, नाउ 24 इलेक्ट्रॉन। और यहां देखें 26 प्रोटॉन एंड 23
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आप सिंपली देख सकते हैं कि जो Fe3+ है इसमें जो सेंटर में 26 प्रोटॉन है वो केवल 23 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये 24 को कर रहा है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर कम है तो अट्रैक्शन उन पर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका जो साइज होगा Fe3+ का वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो Fe3+ का साइज छोटा है और आप देखो चार्ज इसमें +3 है, तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पर हुई, Fe3+ पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दो कंपाउंड है Fe3+, FeCl3 और FeCl2, आपसे पूछा जाए कि बताएं इन दोनों में आयनिक करेक्टर किसमें ज्यादा होंगे, विच शुड हैव द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, विच इज मोर आयनिक, जो ज्यादा आयनिक कौन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी FeCl3 शुड बी क्या होना चाहिए, मोर आयनिक, वो ज्यादा मोर आयनिक होना चाहिए क्योंकि Fe के ऊपर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, छोटा साइज है और प्लस चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो इस वजह से उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा प्लस है उसके ऊपर तो नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो, तो इसलिए उसके जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि साइज जो है पॉजिटिव आयन का अगर छोटा हो रहा है और उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड बनाने की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाने को फेवर करते हैं। इन अगर ये फैक्टर बढ़ेंगे तो नेचुरल है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें किस तरह के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, तो अब हम देख रहे हैं आयनिक प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फिजिकल स्टेट। तो आपने देखा है कि जो आयनिक कंपाउंड है, सबसे सिंपल तो आप ना कोई भी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं तो आप NaCl का एग्जांपल ले लो। आप NaCl सब आयनिक कंपाउंड की तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो NaCl कैसा होता है, सॉलिड होता है, फिजिकल स्टेट देखें तो सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो सॉल्ट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और सॉलिड में भी कैसा है, ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं पता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। मतलब जो पार्टिकल है वो इस तरह से अरेंज है कि उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल कहीं भी मिल जाएगा, एक रेगुलरिटी है उनके अंदर, जैसे एक Na है फिर एक Cl है फिर एक Na फिर एक Cl फिर एक Na एक NCl, इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर, ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर अरेंज है। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। तो मोस्टली जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम इसकी बात करें दैट इज सॉल्युबिलिटी। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं तो NaCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपने देखा है कि मोस्टली आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जनरली soluble in polar solvent। मैंने पोलर सॉल्वेंट लिखा है और वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, H2 एक पोलर सॉल्वेंट है। ऐसे और भी जो पोलर सॉल्वेंट है जिनके अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे वाटर में क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप देखो ये पॉजिटिव पार्ट है नीचे वाला और ऊपर वाला जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल बन जाते हैं उसे आप पोलर कहते हैं। तो वाटर में ऐसा होता है, इसलिए वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो आयनिक सॉलिड्स में जिसमें प्लस और माइनस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट होते हैं तो आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। अब नॉन पोलर क्या हो सकते हैं, कैन एनीबडी टेल मी एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर। मुझे कोई नॉन पोलर का एग्जांपल बता सकते हैं आप, जो सॉल्वेंट नॉन पोलर है जिसमें पोलैरिटी नहीं मिलती है। चलिए देखें, यस बेंजीन, यस
बेंजीन इज ए नॉन पोलर, C6H6 है ना, बेंजीन इज ए नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज आल्सो नॉन पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड इज आल्सो नॉन पोलर। सो दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनमें अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे NaCl को तो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि डिसॉल्व होने का एक रीजन होता है, समझना। जब NaCl को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, सपोज मेरे पास Na+ है और Cl- है, अब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये डिसॉल्व क्यों हो जाता है, ये भी समझना जरूरी है। अब इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, अब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, अब जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से इसको क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे चारों तरफ से। दे विल बी सराउंडेड बाय लाइक दिस, इस तरह से। तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस Na पॉजिटिव पार्ट को चारों तरफ से घेर लेगा। सिमिलरली वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन, वो इस तरह से Cl को अपने चारों तरफ इस तरह से सराउंड कर लेगा। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन इस तरह से। और उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर हम कह रहे हैं कि इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल और सोडियम के बीच में इंटरेक्शन होती है। उस इंटरेक्शन से क्या होता है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, ये एनर्जी बाहर निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलती है। अब अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों आयंस के बीच में जो लैटिस एंथैल्पी से ये जो जुड़े हुए हैं, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इससे, तो इस बॉन्ड को तोड़ देगी और ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां से जो एनर्जी निकलती है हम कह रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी इफ इट इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी कह लें या लैटिस एंथैल्पी कह लें, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से सराउंड करेंगे एंड देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड Na+ आयन एंड सम एनर्जी विल रिलीज फ्रॉम दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी एंड इफ दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी कितनी है, लैटिस एनर्जी वो है जो इन दोनों आयंस को आपस में बाइंड करके रखी हुई है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्योंकि इतनी ही एनर्जी निकली थी जब ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी, अगर वो इतनी एनर्जी हाइड्रेशन से आ जाती है तो ये हाइड्रेशन उसको तोड़ देगा बॉन्ड को, और NaCl सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल डिसॉल्व इन वाटर, और वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑल दोज आयनिक कंपाउंड्स फॉर विच हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, दोज आयनिक सॉलिड्स कैन इजिली बी डिसॉल्व इन वाटर। और जिनकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुई, यानी ये एनर्जी ज्यादा है और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो हाइड्रेशन एनर्जी कम निकल रही है, तो बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे। फिर कैसे डिसॉल्व करें, फिर उसके लिए एक तरीका यह है कि उसको सॉल्यूशन बना के उसको हीट करो। जब आप हीट करोगे तो भी ये बॉन्ड टूट जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हीट एनर्जी देगा उसको। तो यही रीजन होता है बेटा, जब आप लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे लैब के अंदर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, तो हमें उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है सॉल्ट का। तो कुछ सॉल्ट तो वाटर में डालते ही डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज देयर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, बट कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर। तो उसमें टीचर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, बेटा हीट दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हीट करें। फिर जब आप उसको हीट करते हैं तो वो जो आयनिक सॉलिड है उसके अंदर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर वो इजिली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर पर वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सॉलिबिलिटी, ये चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द कंडक्टिविटी। नंबर 3, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम ना 3 तरह से स्टडी करते हैं इसमें। देखिए, एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड एंड एक होता है एक्वस। एक्वस एक्चुअली जो लिक्विड है इसको मोल्टन भी कह सकते हैं आप, है ना, इट इज अ मोल्टन फॉर्म। अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट, तो ध्यान रखना नो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, so there will be no conductivity because in ionic solid, in solid state they are not free to move, आयंस जो है वो मूव नहीं कर सकते, अगर मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, so that's why they are bad conductor। but in molten form और एक्वस फॉर्म अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान रखना, दे आर डिफरेंट थिंग। मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है कि आपने उसको हीट किया NaCl को या आयनिक सॉलिड को,
एंड यू चेंज इट इनटू लिक्विड स्टेट, गर्म करके आपने उसको लिक्विड में चेंज कर दिया, आपने वाटर ऐड नहीं किया, दैट इज कॉल्ड मोल्टन स्टेट। बट मोल्टन स्टेट में भी ध्यान रखना, कंडक्टर, कंडक्टर होगा ये, बिकॉज ड्यू टू फ्री आयन, ठीक है। अब मोल्टन फॉर्म में आयन जो है दे आर फ्री टू मूव, सो दैट्स व्हाई इट इज गुड कंडक्टर। इफ वी टॉक अबाउट द एक्वस फॉर्म, तो एक्वस फॉर्म में भी क्या होगा, NaCl का वाटर सॉल्यूशन है बट NaCl इज फ्री, Na+Cl- फ्री, सो यहां पर भी कंडक्टर है, कंडक्टर, दैट मीन्स आयंस आर फ्री टू मूव इन वाटर, ठीक है। वाटर में आयंस मूव करने के लिए फ्री होते हैं, दैट्स व्हाई इट शोज कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इसलिए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। वन मोर थिंग एंड द लास्ट इज आयनिक रिएक्शन, नंबर 4, ये भी ध्यान रखें, आयनिक रिएक्शन। अगर हम आयनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो आयनिक रिएक्शन जो होती है दे आर वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट होती है, इसको इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, दीज रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, दे टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। अब बहुत फास्ट क्यों होती है, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर आप NaCl सॉल्यूशन को इफ यू डिसॉल्व इट AgNO3, तो इंस्टेंटली जैसे आप इन दोनों सॉल्यूशन को एक्वस फॉर्म को एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो रिएक्शन में क्या होगा, AgCl इज फॉर्म, NaCl इज फॉर्म, एंड AgCl का व्हाइट PPT विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बन जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर AgCl का PPT बन जाता है, दिस इज एन आयनिक रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन में लगने वाला टाइम कैसे फाइंड किया जाता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द सब्सटेंस इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब किसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन। अब हमें पता है कि आयनिक सॉल्यूट्स में क्या होता है, आयनिक का अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है तो एक्वस सॉल्यूशन में जो है आयंस वो तो ऑलरेडी फ्री है, आयंस आर फ्री टू मूव, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द आयनिक बॉन्ड इन एक्वस फॉर्म, तो बॉन्ड ब्रेक करने का टाइम बच गया। अब दीज आयंस व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द अदर आयंस, है ना, जिससे उनको मिल रहा है उन आयंस के, अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो इजीली प्रेसिपिटेट बना लेते हैं वो लोग आपस में अट्रैक्ट होकर के, तो इसलिए वो टाइम बच जाता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग ये कहते हैं कि आयनिक रिएक्शंस जो है दे आर वेरी फास्ट, आयनिक रिएक्शंस जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती हैं, ठीक है।